जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th हिस्ट्री का इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तथा अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज सभी प्रश्नों को हमें देखना है और हम फटाफट ही चलेंगे ताकि क्वेश्चन जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो चलिए दोस्त, आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। आज के पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है क में 1769 ईस्वी, ख में 1770 ईस्वी, ग में 1773 ईस्वी और घ में 1775 ईस्वी। तो दोस्त आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1770 ईस्वी में शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया गया है जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन ख है जॉन के, ऑप्शन ग है क्रॉम्पटन, ऑप्शन घ है हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा घ, हम्फ्री डेवी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया गया है क 1851 ईस्वी, ख 1885 ईस्वी, ग 1907 ईस्वी और घ 1914 ईस्वी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुई थी? सूती कपड़ा मिल की। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे दोस्त। ऑप्शन क में है 1851 ईस्वी, ऑप्शन ख में है 1885 ईस्वी, ऑप्शन ग में है 1907 ईस्वी, ऑप्शन घ में है 1914 ईस्वी। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। इसके बाद में बम्बई की यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्त। तो इसका आंसर 3 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि 1951 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो दोस्त आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। पहला है ऑप्शन क में कोलकाता, ख में दिल्ली, ग में मुंबई और घ में पटना। तो दोस्त आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि कोलकाता में स्थापना किया गया था, पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। चलिए 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त आपका, भारत में कोयला उद्योग का सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ था? यानी प्रारंभ पूछा जा रहा है। प्रारंभ और आरंभ में अंतर होता है। प्रारंभ का मतलब होता है कि कभी शुरू हुआ था, बीच में रुका था, फिर चालू हो गया है। और आरंभ का मतलब हो गया कि अभी शुरू से ही आरंभ हुआ है, अभी शुरुआत ही है लगातार। तो 5 नंबर में कहा गया है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया गया है क में 1907 ईस्वी, ख में 1914 ईस्वी, ग में 1916 ईस्वी, घ में 1919 ईस्वी। तो दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1914 ईस्वी में कोयला उद्योग प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? आपका ऑप्शन दिया गया है 1854 ईस्वी, क में, ख में 1907 ईस्वी, ग में 1915 ईस्वी, घ में 1923 ईस्वी। तो दोस्त आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1907 ईस्वी में किया था। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, भारत में टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे आप। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया गया है क में 1910 ईस्वी, ख में 1951 ईस्वी। तो दोस्त
और इसका ऑप्शन बता रहे हैं इधर, गौ में 1955 ईस्वी और घ में 1955 ईस्वी, घ में 1962 ईस्वी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1955 ईस्वी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क में कहा जा रहा है 1838 ईस्वी, ख में 1881 ईस्वी, ग में 1818 ईस्वी और घ में 1829 ईस्वी। दोस्त, जब इंग्लैंड में महिलाओं को अधिकार दिया गया था उसके 1 साल के बाद में भारत में हुआ था। तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में कब हुआ था, इंग्लैंड में हम बता दे रहे हैं। तो इंग्लैंड में आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। आप भारत में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में महिलाओं को तथा पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला था। इसमें मुख्य रूप से महिला का ही मिला था यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में कहा गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन में है क में 1848 ईस्वी, ख में 1881 ईस्वी, ग में 1850 ईस्वी और घ में 1920 ईस्वी। तो दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्त आपका ऑप्शन है 1838 ईस्वी, ऑप्शन ख में है 1858 ईस्वी, ऑप्शन ग में है 1881 ईस्वी और ऑप्शन घ में है 1911 ईस्वी। तो दोस्त आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी, जो कि आपके ऑप्शन ग में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसे पूरा करें। यदि आपको लगे कि ये वीडियो फास्ट है तो इसे आप स्लो मोशन में करके सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को समझाते हुए भी चलें। चलिए आपका पहला प्रश्न है जो कि रिक्त स्थान का पूर्ति करने वाला है। कहा गया है सन 1838 ईस्वी में खाली स्थान में चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि कहाँ पे चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन में शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्त, लंदन इसका आंसर आप भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है 2 नंबर में सन यानी खाली स्थान में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था, यानी कब मजदूर संघ अधिनियम भारत में पारित हुआ था? तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी कानून सन खाली स्थान ईस्वी में हुआ था, यानी कब पारित हुआ था न्यूनतम कानून अधिनियम? तो दोस्त आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में न्यूनतम कानून अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है दोस्त, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में कहा गया है दोस्त प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिला एवं बच्चों की खाली स्थान एवं को निश्चित किया गया था, यानी क्या निश्चित किया गया था? तो दोस्त इसमें आयु को कम करने के लिए, यानी कि आयु पहला आप यहाँ पे भरेंगे 5 नंबर में आयु जो है यहाँ पे आप आयु को कम करने के लिए आयु और घंटा, आयु एवं घंटा को कम करने की बात की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए अब मिलान करने वाले प्रश्न पे हम आ गए हैं। देखिए मिलान करने वाले को आप पहले ऐसे मिला लीजिए। चलिए दोस्त आप आंसर मिलाएंगे। 1 का आंसर हो जाएगा अंग, 2 का घ, 3 का ख, 4 का ग तथा 5 का क आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। दोस्तों अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं, जिसका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है।
आपका पहला प्रश्न में कहा गया है फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारणों को बताएं। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए आप। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है जिसका आंसर होगा फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण निम्नलिखित है। आप ऐसे करके लिखेंगे। पहला कारण है मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार तथा दूसरा कारण है मानव की आवश्यकता। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्त बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ। पहला वर्ग है पूंजीपति, दूसरा वर्ग है बुर्जुआ वर्ग और तीसरा वर्ग है मजदूर वर्ग। यहीं आपको पूछा गया था बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी। आपका 3 नंबर प्रश्न में अब कहा गया है दोस्त 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। 18वीं शताब्दी में प्रमुख उद्योग थे भारतीय हस्तकला उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग। आपका 4 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है निरु औद्योगिकरण से अब क्या तात्पर्य है। आपका क्या तात्पर्य है। निरु औद्योगिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो आंसर लिखिए कोयला एवं लोहे दोनों को औद्योगिकरण प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है क्योंकि कोयला ईंधन की ज़रूरत को पूरा करता है और लोहा मशीन के निर्माण में काम आता है और कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता है। यानी कोई भी कारखाना जो है बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता है। अतः कोयला एवं लोहा औद्योगिक की गति को तीव्रता प्रदान करती है, इसलिए कोयला एवं लोहा को औद्योगिकरण की जननी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं। नहीं, पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय पे जाएंगे। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कहा गया था, आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखे हैं औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी 60 शब्दों में उत्तर देना है, इसे भी आप लिख लेंगे। आंसर शीट लिखिए दोस्त। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं औद्योगिक जगत में नई नई मशीन को स्थापित करना तथा कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है। समझ पाए होंगे, यानी कि नए नए तरीक़ा से उद्योग धंधे बैठाना, कृषि एवं उद्योग में नई नई तकनीकी को लाना ही औद्योगिकरण कहलाता है और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। हुए परिवर्तन को ही हम औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। चलिए दोस्त, आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। ऐसा नहीं है दोस्त कि औद्योगिकरण ने मनुष्य के जीवन को सरलतम बना दिया है। साधारणतया औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण यह है कि लोग को अब मशीन आदमी के जगह पे, मनुष्य के जगह पे मशीन को लगा देने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि मशीन को संचालित करने के लिए कम जनसंख्या में एवं विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती है। यानी जो मशीन चलाना जानता है उसी को क्या है कि रोजगार मिलेगा। आप समझ पाए होंगे इससे क्यों आम जनता को परेशानी झेलना पड़ा। कारण यही है दोस्त कि भारत में या फिर किसी देश में उद्योग धंधे आ जाएंगे तो वहाँ पे जो मजदूर ज़्यादा लगते थे, अब 10 मजदूर की जगह पे एक ही मशीन काम करेगा और इस तरह से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो व्यक्ति जो उस मशीन को चलाएगा उसे भी उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या है कि लोगों में यानी कि मजदूरों में आजीविका को प्रभावित किया है। 3 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिला मालिकों के द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उसकी स्थिति दयनीय होने लगी, जिससे वे सुविधा विहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए। इसे ही सलम कहा जाता है।
यानी कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण जैसे ही आता है तो मालिक जो होते हैं वो मजदूरों का शोषण करने लगते हैं। ठीक है, और यही शोषण क्या कहलाता है? उस स्थिति में जो लोग होते हैं वो शोषण कराने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं और यही शोषण श्रम पद्धति की शुरुआत माना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है दोस्त, न्यूनतम मजदूरी कानून 4 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई और कहा गया कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजदूर केवल अपनी ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रखे या फिर उसे सुधार सके। यानी कि इतनी पैसा वो कमा सके ताकि अपने परिवार को बढ़िया से अच्छा तरीक़ा से भरण पोषण कर सके। यही न्यूनतम मजदूर कानून है। आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर से हम इसका आंसर देख लेते हैं। कोयला एवं लोहा दोनों ही औद्योगिकरण प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि कोयला ईंधन की ज़रूरत को पूरा करता है और लोहा मशीन के निर्माण में काम आता है, और कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता। अतः कोयला एवं लोहा उद्योग औद्योगिकरण की गति को तीव्रतम प्रदान करता है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न अब समाप्त हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न कहा गया है, औद्योगिकरण का उल्लेख करें, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। वैसे आपको क्वेश्चन, ये आपका 1 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित है। आप पॉइंट बना के लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे 1 पॉइंट में लिखेंगे आप। आवश्यकता आविष्कार की जननी, नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। 2 नंबर में लिखेंगे नए नए मशीन का आविष्कार। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसे क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेश दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा कारण में आप लिखेंगे दोस्त, औद्योगिक यानी करण के लिए कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानें थी जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। आप 4 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। मशीन एवं नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म भी हुआ। 5 नंबर पॉइंट बना के आप लिखेंगे इसे, सस्ते श्रम की उपलब्धता। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित कर लिए। अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए। वे आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर में चले गए। इस तरह मशीनों के द्वारा फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए असंख्य यानी बहुत ज़्यादा मजदूर हो गए और कम मजदूरी पर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी सहायता पहुंचाई। आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपका पॉइंट हो, 6 नंबर हो या 5 नंबर जो भी हो। यातायात की सुविधा। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी।
जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बना। नेक्स्ट पॉइंट बना करके आप लिख लेंगे चाहेंगे तो, नहीं तो उतना ही काफ़ी है। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, यानी कि औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेश से कच्चा माल सस्ते दामों से प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां से बाजार में महंगे दामों पर बेचने में ब्रिटेन को और भी आसान हो गया और इस तरह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका 2 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का कहा जा रहा है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। चलिए आंसर लिखिए दोस्त। नगरों का विकास, इसमें भी पॉइंट बना के आप लिखेंगे औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख पॉइंट निम्नलिखित ऐसे करके, या फिर ऐसे लिखेंगे कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे आप नगरों का विकास। नगरों के विकास में आप लिखेंगे सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें जमशेदपुर, सिंदरी, धन्यवाद, डालमिया नगर इत्यादि नए व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट बना के आप लिखेंगे दोस्त कुटीर उद्योग का पतन। अब इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे जो उद्योग हो गए, बड़े उद्योगों के आने से छोटे उद्योग बंद होने लगे। जैसे जैसे बड़े उद्योग, मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ, वैसे वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग आदि छोटे बड़े उद्योग क्या होते गए, पतन होते गए, यानी लुप्त होते गए। 3 नंबर पॉइंट बना के आप लिखेंगे साम्राज्यवाद का विकास। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो तो गया, लेकिन खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इसी उपनिवेश ने साम्राज्यवाद का भी रूप ले लिया। 3 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे दोस्त समाज में वर्ग विभाजन। आगे लिखेंगे समाज में वर्ग विभाजन समाज में वर्ग विभाजन के कारण बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। इसका मतलब है कि इसमें जो जमींदार होते थे वो मजदूरों का शोषण कराते थे, यानी ज़्यादा समय तक काम लेते थे और मजदूरी कम देते थे। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन के सहयोग से भारत में उद्योगों में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए, अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ, जो कि इस प्रकार है। पहला है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है बुर्जुआ वर्ग और तीसरा है मध्यम वर्ग। ठीक है दोस्त, अब इसमें देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बना के आप लिखेंगे जो भी आपका पॉइंट हो, फैक्ट्री मजदूर वर्ग। अब इससे क्या हुआ कि फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म बड़े बड़े उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों का उद्योगपतियों द्वारा शोषण होने लगा, जिससे उनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न हो गया, फलस्वरूप निम्न वर्ग का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे स्लम पद्धति की शुरुआत। छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां मजदूर वर्ग के लोग रहने को बाध्य हो गए थे। ऐसे ही घरों में स्लम कहा जाता था, जैसे कि आपको इससे पहले भी स्लम के बारे में हमने बता दिया था कि स्लम में कैसे मजदूर वर्ग का शोषण होता है। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, कैसे। उपनिवेशवाद की व्याख्या विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। इस पर इतिहासकार की दृष्टि से उत्पन्न एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों के राजनीति तथा आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है
कि ऐसा देश जिस पे कोई व्यापार करने के लिए आया और वो शासन करने लगा, उसे हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। जैसे ही भारत की उदाहरण ले लेते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, वैसे ही वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ की स्थापना होने लगी और कारखानों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इन वस्तुओं की खपत के लिए उसे विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी और उसी वस्तु को बेचने के लिए वह अलग अलग देशों में घूमने लगे। और अलग अलग देशों में घूमने के दौरान क्या हो गया कि वहीं दूसरे देश में गए, जैसे भारत में आए अंग्रेज तो भारत को उपनिवेश बना लिए, यानी कि अब भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटेन के सामान के बगैर नहीं रह सकते हैं, उसे ही उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि अपना सामान को कहीं पे निवेश करना और मनमाने तरीक़ा से बेचना ही उपनिवेश कहलाता है और यही उपनिवेशवाद भी आगे चल के हो जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्त कि भारत किसका उपनिवेशवाद था, तो ब्रिटेन का। आगे चलते हैं, आप लिखेंगे, ये तो आपको अभी तक हम समझा रहे थे, लिखेंगे व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों की ओर रुख किया। संसाधन की प्रचुरता ने उसे भारत की तरह व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। धीरे धीरे उसने भारत में शक्ति का प्रयोग कर अपने उपनिवेश की स्थापना कर ली, यानी कि अपना शक्ति प्रभुत्व कायम कर लिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। अन्य देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देश ने भी इसी प्रकार से अपने उपनिवेश की स्थापना की दूसरे देशों में। ठीक है दोस्त, यदि आपको लगे कि ये वीडियो फास्ट है तो अपने अनुसार से इसे स्लो मोशन में करके सुन सकते हैं, या फिर यदि आपको लगे कि ये वीडियो ज़्यादा धीरे है तो और भी फास्ट करके आप इसे सुन सकते हैं। 1-2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो चलिए दोस्त इसके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो कुटीर उद्योग वो होती है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। चलिए आप इसे ऐसे तो इसको हम समझाते हुए लंबा समझा देंगे, लेकिन आप अपने अनुसार से इसे लिखेंगे या फिर बार बार इसे सुन के समझ सकते हैं। कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेसमैन यानी कि एक ही बार में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बैठाता है, यानी बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं बैठाता है, उसे धीरे धीरे ही वो बड़ा करता है। जैसे कि आप मुकेश अंबानी का एक उदाहरण समझ सकते हैं। उन्होंने एक के बार में इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं बना लिया, लेकिन आज देखिए कितना बड़ा भारत का सबसे अमीर व्यक्ति के नाम से भी वो जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें देश की अधिकांश आबादी भी भागीदार होती है। इसमें किसी विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रम पूंजी और समय तीनों कम लगते हैं तथा घर बैठे लोग अपना कामकाज करके भी इसे कर लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें घरेलू महिला का योगदान भी सराहनीय होता है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कि सूत की कटाई, बुनाई, रंगाई, पेंट करना, अचार, मुरब्बा बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई इत्यादि बहुत सारे कुटीर उद्योग में आते हैं। सूत काटना, धागा काटना, ये सभी। भारत में औद्योगिकरण के पूर्ण कुटीर उद्योग काफ़ी विकसित था, परंतु औद्योगिकरण के बाद उन्हें कच्चे माल के लाले पड़ते चले गए और धीरे धीरे मातृत्वप्राय हो गया, यानी वो ख़त्म होता चला गया बड़े उद्योग के आने से। अब हुआ क्या दोस्त कि अगर बड़ा उद्योग बैठा दीजिएगा तो जितना भी छोटे छोटे कंपनियों के लिए, यानी छोटी कुटीर उद्योग के लिए जो माल जाता था, अब वो कच्चा माल बड़े फैक्ट्रियों को चला जाएगा, इसलिए कुटीर उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इसके देख लीजिए, कुटीर उद्योग की उपयोगिता निम्नलिखित है, जैसे कि
यह मध्यम एवं निम्न वर्गीय अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। दूसरा कारण में लिख लीजिए, यह घरेलू महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तीसरा कारण में लिखेंगे, इसमें रोजगार के लाभांश में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने में सहायता मिलती है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार का काम भी करता है। साथ ही यह कौशल में वृद्धि यानी कि सीखने की इसमें क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अपने हाथ से किया जाता है। जैसे कि मशीन है तो क्या है, आप एकदम से मशीन पे डिपेंडेंट हो जाइएगा। लेकिन कुटीर उद्योग में क्या होता है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक औरत हाथ से बुनाई करती है, जैसे कि गेट वगैरह कुछ बनाती है। अब वो जितना बुनेगी उतना ही उसके कला निखरेगा और उतना ही सुंदर बाद में बनाती जाएगी। लेकिन एक मशीन है, उसे आप एक बार में जिस तरह से, जिस कला में, जिस रंग में, जिस रूप में ढाल देंगे, वो हजारों कपड़ा उसी कलर में ढालेगा। लेकिन वहीं अगर एक स्त्री या फिर एक पुरुष किसी कपड़ा को बनाता है तो हर समय कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन लाता रहेगा, हर एक कपड़ा में। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीकी का बेहतर प्रयोग कर सुनिश्चित करता है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और 5 नंबर देख लेते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? चलिए इसके कारणों को भी हम जान लेते हैं। औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे को तो परिवर्तन किया ही बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया। श्रमजीवियों को जमींदार के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए नए उद्योग केंद्रों में उसकी स्थिति पहले से अच्छी थी और उसकी आय भी बढ़ गई, जिससे उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन हो गया था। शहरों में ऊंची नीच का भेदभाव नहीं था। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दोस्त, मिल मालिक मजदूरों के शोषण के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे, अतः मजदूर अपने संगठन तथा ट्रेड यूनियन बनाकर हड़ताल करने का एक प्लान बनाया। मिल मालिकों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए, पूरी करने के लिए विवश करने लगे, जिससे लोगों ने नेतृत्व की क्षमता का विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण मानव समाज में पूंजीवाद का भी विकास हुआ। फलतः समाज में पूंजीवाद वर्ग का प्रदर्शन हुआ। पूंजीवादियों ने शासन और राजनीति को प्रभावित तो किया ही, यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के महादेशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में साम्राज्यवाद के होड़ के कारण अशांति एवं संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध की इसी व्यवस्था का अभिशाप था, जिससे विश्व की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करना हो गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वैसे हमने आपके जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी हिस्ट्री का इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बने हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसरों को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आशा है दोस्त कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि हेल्पफुल लगी हुई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, मेरे मेहनत का नतीजा दे दीजिए। कहने का मतलब है कि एक सिंगर जो है वो गाना गाने के लिए स्टेज पर आता है और यदि उसे तालियां नहीं मिलती है तो वो नाखुश हो जाता है दोस्त। तो यदि हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप लाइक बटन दबीबे कीजिए और इसे सब्सक्राइब करबे कीजिए। यदि आपको लगे कि ये नहीं अच्छी है, ये कुछ जो भी वीडियो बनाया गया है, जो बनाया है वह एक लाइक के काबिल है, तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करेंगे दोस्त। सो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही 6 नंबर लेसन के साथ
आ रहे हैं आप सबके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। आपका दिन हो या रात हो, जब भी आप देख रहे हैं वो शुभ और मंगलमय हो।